हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 20th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 4 पे था ब्रू कम्युनिटी के बारे में, थोड़ा सा उसमें डिटेल नहीं दे रखी थी। उसमें तो बस ये कह रखा था कि वो जो भी चल रहा है उनका मिजोरम त्रिपुरा के बीच में, थोड़ा सा हमें देखना होगा कि व्हाट इज ब्रू कम्युनिटी। ब्रू कम्युनिटी कह लो या रियांग कम्युनिटी, ये इंडिजिनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम, ये तीन जगह मिलते हैं। त्रिपुरा में दे आर रिकग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी कहूंगा मैं आगे इसको। तो पीवीटीजी में अभी हम देखेंगे क्या होता है। मिजोरम में बेसिकली इनको टारगेट किया जाता है क्योंकि कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो उनको वहाँ का भी हिस्सा नहीं मानते हैं। तो 1997 में बहुत बड़े क्लैशेस हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, करीबन 37,000 37,000 जो ब्रूज थे वो बगल में त्रिपुरा है मिजोरम के, वहाँ भाग गए थे। और कुछ लौट गए थे, कुछ नहीं लौटे थे। तो जो नहीं लौटे थे तो अब एक क्वाड्रिपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम, त्रिपुरा और ब्रू कम्युनिटी के बीच में, जो लीडर्स हैं उनके, कि जो 35,000 रिफ्यूजीज रह रहे हैं उनको रीसेटल किया जाए त्रिपुरा में ही। हमें इससे ज़्यादा देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जितना देखना था बैकग्राउंड हम दे चुके हैं। हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब ये टर्म हमने पढ़ी पीवीटीजी, ये है क्या। बेसिकली इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 8.6% है टोटल पॉपुलेशन की। तो पीवीटीजीज उनको कहा जाता है जो उन ट्राइबल्स में भी बहुत वल्नरेबल हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं या जिनकी चलती है, वो क्या होता है, जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड दिया जाता है उसका मेजर चंक खा जाते हैं। और पीवीटीजीज को फंड्स नहीं मिलते हैं। तो उस वजह से उनको इसलिए आइडेंटिफाई किया गया है ताकि उनको फंड्स उनकी तरफ भी, डेवलपमेंट की तरफ डायरेक्ट किए जा सकें। 1973 में इसके लिए देबर कमीशन बैठी थी, जिन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की इनको स्पेशल कैटेगरी बनाई थी। जो मगर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रीनेम कर दिया पीवीटीजीज। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इम्प्लीमेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम। कितनी पीवीटीजीज हैं? 75। ये याद रखिएगा, अमंग द 75 हाईएस्ट नंबर जो है उड़ीसा में है। और 75 आपको याद रखना है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। 2019 में प्रीलिम्स में आया था कि पीवीटीजीज के ऊपर क्वेश्चन आया था। पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड यूटी। Stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. There are 95 PVTGs. Irregular and Kunda hereditary tribes are included in the list of PVTGs. अब देखिए, जब मैंने आपको आपने देखा होगा कि अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है और अगर उसकी प्लेलिस्ट में गए होंगे, तो उसमें मैंने एक जगह बता रखा है कि हाउ टू सॉल्व प्रीलिम्स। हम लोग कैसे ऐसा प्रीलिम्स को सॉल्व करते थे कि हमारे 128 130 हम लोग जो हमेशा सेफ जोन में रहते थे। कभी ये डर नहीं रहा कि बॉर्डरिंग पे हैं, होगा क्लियर नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक से देखिएगा। देखिए, हर पॉइंट आपको याद हो, हर पॉइंट आपने लिखा हो, नोट्स में हो, आपके आपने पढ़ा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ-कुछ पॉइंट से आप मगर क्या होता है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है देयर 95, अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि 75 हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 गलत है। 3 के गलत होने से आप 1, 2 मतलब ए, बी और डी आपका ऑटोमैटिकली गलत हो गया। तो इसका मतलब आप सी को ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है? जैसे इरुलर एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड। जैसे हमने देखा कि त्रिपुरा में ब्रू कम्युनिटी को पीवीटीजी में रखा गया, बट हमने इरुलर कोंडा नहीं पता था हमें, तो हमें फोर्थ श्योर नहीं है। सेकंड हम श्योर हैं, फर्स्ट का हम श्योर नहीं है, बट थर्ड से हम एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप 100% कवरेज कर सकते हैं। देखिए, इट्स लाइक स्विमिंग इन एन ओशन। आप ओशन में स्विम करते रहें, आपको तट नहीं मिलेगा, कहाँ पे आपको आइलैंड कहीं नहीं मिलेगा। आप स्विमिंग करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो इसलिए आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको अपनी विड्थ बढ़ानी होती है और आपको मेंस के टाइम पे अपनी डेप्थ बढ़ानी होती है, विड्थ नहीं बढ़ानी होती। तो जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, वैसे ही कीजिएगा। उसके पास एक एडिटोरियल पे था, उस एडिटोरियल को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा है ऑर्डिनेंसेस के ऊपर। बट एक तरह से ये देख लेते हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल, क्योंकि इन्होंने रीप्रोमलगेट किया इस ऑर्डिनेंस को और पास नहीं कराया पार्लियामेंट से। थोड़ा ये देख लेते हैं क्या है ये। याद रखिएगा, इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। ठीक है? इस ऑर्डिनेंस से क्या हुआ है, जो ईपीए थी, ईपीसीए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो एनसीआर के लिए थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। और ईपीसीए ने क्या थी, ईपीसीए ये भी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी 1998 में फॉर नेशनल कैपिटल रीजन। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 1998 में, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसे एक कमेटी बनाई जाए, तब उन्होंने ईपीसीए बनाई थी। अब उन्होंने ईपीसीए को ख़त्म करके ये बना दिया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू ऑर्डिनेंस।
देखिए क्या होता है, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जो एयर क्वालिटी की होती है ना दिल्ली एनसीआर की, वो मल्टीपल बॉडीज़ करती है। सीपीसीबी भी होती है उसमें, हाथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और साथ में ईपीसीए थी। अब इस ऑर्डिनेंस से क्या हुआ है, सबको एक कंसोलिडेट कर दिया, एक बॉडी में लेके आ गए हैं। ये कमेटी को, कमीशन को हेड कौन करेगा? फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, या तो वो सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या चीफ सेक्रेटरी होगा टू अ स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसके जो केसेस होंगे वो कौन, जहाँ पे इस कमीशन से इन्वॉल्व जो केसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे? किसी भी सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ एनजीटी में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ईपीसीए जो है, जो ईपीसी पहले कमेटी बनी थी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। उसकी लेजिटिमेसी थ्रू सुप्रीम कोर्ट आती थी, बट इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, जो है किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। तो उसमें बट इट हैड द अथॉरिटी कि वो फाइन्स वगैरह इशू कर सके या गाइडलाइंस बोल सके कि इशू करने के लिए, बट उसके अंदर कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ठीक है, इस कमीशन में बल्कि क्या है कि स्टेट के रिप्रेजेंटेशन भी है, परमानेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब थोड़ा-सा हम ये एडिटोरियल डिस्कस करते हैं कि आपके ऊपर कभी ऑर्डिनेंसेस की बात आ जाए, या कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रैक्टिस चल रही है इश्यू करने की ऑर्डिनेंसेस या री इश्यू करने की ऑर्डिनेंसेस, इसको कितना हद तक सही माना जा सकता है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखिएगा, ये मत कहिएगा इसमें और पॉइंट्स ऐड हो सकते थे। देखिए, आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। अगर आप इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे ना कि आपके पास 5000 वर्ड्स आ जाएँ, तो आप 250 वर्ड्स में कभी भी अच्छा नहीं लिख पाएँगे। तो जितना लिमिटेड अपना नॉलेज को रखेंगे ना, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। राठी जी, थोड़ा-सा समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना ही करिए। अब इसमें आप क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने ना जीएस के सब्जेक्ट देखिए। आप जीएस में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये सबको ना इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। जैसे यही क्वेश्चन आए, तो पहले तो आप देखिए कि पॉलिटी में क्या इसकी डेफिनेशन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है परमिट करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को। इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिएगा कि पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, तो एक्सीडेंसीज, मतलब जब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाए, तब आप एक ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, लॉ लेके आ सकते हैं, बट वो एक आता है ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाएगा 6 वीक्स फ्रॉम द टाइम पार्लियामेंट नेक्स्ट मीट्स। ठीक है, अगर आज पार्लियामेंट बैठ जाती है, उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको पास होना ज़रूरी है। तो मतलब एक ऑर्डिनेंस कितना चल सकता है? 6 महीने एंड 6 वीक्स। आपको पता है जैसे 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सेशन होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आप इसको थोड़ा हिस्ट्री से जोड़िए। बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन जब आप हिस्ट्री से जोड़ते हैं। फर्स्ट पैरा आप इंट्रोडक्शन ये देंगे, सेकंड पैरा आप थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब डिस्कशन हुई थी कि ऑर्डिनेंस को कितना बड़ा मतलब कितनी लंबा बनाया जाए, तो किसी ने भी एक पॉसिबिलिटी रेज नहीं की थी कि इसको रीप्रोमलगेट भी किया जा सकता है। मतलब उनकी इमेजिनेशन के बाहर था। वो यही सोच रहे थे कि ऑर्डिनेंस की इमरजेंसी आई, हम ऑर्डिनेंस लेके आए, जैसे पार्लियामेंट बैठी हमने वो लॉ में बनाया, या उसको बाईपास करा, या मतलब कैंसिल करा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो जब पार्लियामेंट बैठेगी उसके बाद उसको रीप्रोमलगेट किया जाएगा। ये किसी की सोच में भी नहीं था, क्योंकि ऑर्डिनेंस को हमेशा ओरिजिनली जो कंसीव किया गया था वो एक इमरजेंसी प्रोविजन किया गया था। होता ये यूज़ गया है फेयरली रेगुलरली इन द, आप कह सकते हैं कि 1950s में भी यूज़ हुआ है, बट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन अ स्पाइक। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना 7% पर ईयर या 19 पर ईयर, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे इट वॉज यूज फेयरली रेगुलरली इन द 1950s ऑल्सो, बट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन अ स्पाइक। मतलब फिर इसमें एग्जाम्पल दीजिएगा 16 इन 2019, 15 इन 2020। उसके बाद आप लिखेंगे कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का इन 1986। उन्होंने कहा था रीप्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस का जो है वो कॉन्ट्ररी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के, मतलब बिल्कुल उसके खिलाफ है। और ये सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है लेजिस्लेचर को, अगर वो रीप्रोमलगेट कर रही है ऑर्डिनेंस को, और वो रेगुलेट कर रही है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स थ्रू ऑर्डिनेंसेस, बिकॉज दे आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव एंड नॉट अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि उस टाइम बट कोर्ट ने पॉइंट आउट कि एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने रीप्रोमलगेट किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीप्रोमलगेट किया हो कोई भी ऑर्डिनेंस। बट उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि द जजमेंट डिड नॉट स्टॉप द प्रैक्टिस, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक नहीं करती थी उन्होंने भी ये फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर फॉर एग्जांपल आप ज़रूर देंगे कि 2013-14 में हम दे सकते हैं सिक्योरिटी लॉज अमेंडमेंट एक्ट हो या लैंड एक्विजिशन एक्ट हो इन 2014, उनको रीप्रोमलगेट किया गया ट्वाइस। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि उसके बाद एक कोर्ट जजमेंट आई 2017 में, जिसमें 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि ये प्रैक्टिस जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म लिखेंगे आप, और ये डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हमारे सबवर्ट करती है, ख़त्म कर रही है।
तो बट कहेंगे हम उसके बाद भी उस जजमेंट को भी इग्नोर किया गया क्योंकि इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया इन 2018 और री इशू उसको किया गया इन 2019। ज़्यादा थोड़े 2-3 आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट और उसके बाद एक ये इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट याद रख सकते हैं ताकि आप कहें कि इस जजमेंट के बाद ये वाली आई। और फिर आप अगर ये ना याद कर पाएँ तो आप ये देख सकते हैं कि करंट केस भी हम देखेंगे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला, जिसको रीप्रोमलगेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अपना कंक्लूजन देंगे इतना लिखने के बाद कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो एक्सीजेंसीज, मतलब कोई ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो इसलिए उनको किया गया था और इसलिए उसकी एक टाइम लिमिट दी गई थी कि एक्सपायर होगा 6 वीक्स ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। ये टाइम पीरियड इसलिए दिया गया था लेजिस्लेचर को कि डिसाइड कर ले कि ये सच अ लॉ ज़रूरत भी है या नहीं। रीप्रोमलगेट इज़ नॉट परमिटेड क्योंकि ये अजर्पेशन है, मतलब अजर्ब कर लेगी, एक हड़प लेगी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए गवर्नमेंट्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट्स आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल और ये लेजिस्लेचर्स को और कोर्ट्स को ये चेक करनी चाहिए प्रैक्टिसेस, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, ये मतलब का ही यही है कि अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की, लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन करना, तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स को और कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, ताकि जो लेजिस्लेचर है हमारी चेक करती रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा और कोर्ट्स भी तक चेक करती रहे, यही इसका मतलब है। तो इतना ही कंक्लूजन लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। उसके बाद एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा ये थोड़ी सी ना स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कई बार, ये करने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कि जैसे आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं एट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस ये रोज़ हुए हैं, याद रखिएगा। तो जो एनपीएज हैं वो राइज हुए हैं, इतना ही याद रखना है। कितना बाय कितना वॉल्यूम कितना सर्ज ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स हैं, अगर टॉप 50 देखा जाए तो वो ही 76% ऑफ द टोटल अमाउंट, मतलब अगर सपोज 1 लाख करोड़ का एनपी है तो 76,000 करोड़ का जो एनपी है वो टॉप 50 लोगों ने ही कर रखा है, बाकी का तो बाकी लोग बहुत लोगों में बटा हुआ है। तो थोड़े से ये पॉइंट्स होते हैं, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जैसे 3-4 स्टेटमेंट्स हमने देखा होगा, जीडीपी को लेकर आ जाती है, कभी कभी किसी की चीज़ को लेकर आ जाती है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि एनपीए राइज हुए हैं और जो मेजर चंक है वो मतलब जो टॉप के फ्रॉड्स हैं वो उनमें है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपर्ली। उस वक्त एक एडिटोरियल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। आपको एक ना इन चीज़ों को पढ़ के इसके नोट्स मत बनाइएगा, इन चीज़ों को पढ़ के आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाउ टू राइट एन एसे। क्योंकि क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर पूछा भी जाता है तो वो आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको पढ़ के लिख सकें, बट आपको ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से एक आइडिया हो जाता है कि हाउ टू राइट एन एसे, तो आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एक एडिटोरियल पे जिसमें रशिया और इंडिया का सारा दे रखा था, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5-7 दिन पहले मेरे ख्याल से हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। दूसरा हमें याद रखना है कि रशिया जो है मेजर इंपोर्टर, हम लोग मतलब मेजर आर्म सप्लायर हमारा, उसके बाद हमारा नंबर आता है फ्रांस का, थोड़ा सा प्रीलिम्स का फैक्ट है। फिर उसके बाद एडिटोरियल है केन बेटवा, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केन बेटवा लिंक को, जब सोनिया गांधी जी का आर्टिकल आया था हिंदू में, हम ऑलरेडी बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया था और मैंने इसमें लिखा है ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ़ यू कांट गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ लेट अस नो। देखिए मैं आपसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने लेक्चर्स ना सुन सकें तो बट पॉज प्ले करके ज़रूर नोट्स बनाइए। तब भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपको फिर आज के बाद नहीं 1-2 दिन में मैं आपको ये शुरू कर दूंगा। जैसे केन बेटवा लिंक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई गिव यू डेट्स, बट मैं आपसे हो सकता है कि कुछ डेट्स ऐसी हैं, जैसे हमने डीएनए आरएनए वैक्सीन को डिस्कस किया था 28 ऑफ जनवरी या 29 ऑफ जनवरी को, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। पता नहीं लोगों ने तो कमेंट यही किया कि सर बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत रॉ फॉर्म में एग्जाम्पल देके, ताकि समझ आ रहा है कि डीएनए आरएनए होता क्या है वैक्सीन के बारे में। तो वैसे ही केन बेटवा लिंक जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे समझिए कि अगर मैं आपको सिर्फ वही लेक्चर बताऊंगा तो आप सोचेंगे वही इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ वही सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे सुने, बट फिर भी आज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं आपको डेट्स दूं तो आई गिव यू डेट्स। फिर पेज 8 पे था थोड़ा वंदे भारत मिशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट याद रखिएगा ये रिपैट्रिएट इंडियंस को अब अब्रॉड जो फंस गए थे कोविड-19 सिचुएशन में उनको लाने के लिए था। और उसी टाइम इंडियन नेवी ने भी लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, वो भी इंडियन जो बाहर थे फंसे हुए उनको लाने के लिए था। ट्रांसपोर्ट बबल्स में हमने डिस्कस किया था, ये एयर ट्रैवल अरेंजमेंट है, एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। थोड़े से फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, इतना ज़रूरी नहीं है। 2 कंट्रीज़ आपस में एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर लेते हैं कि भैया चलो हम अपनी कमर्शियल पैसेंजर सर्विस दोबारा शुरू करते हैं, तो आपस में उनकी फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं, तो ये एयर बबल अरेंजमेंट है। और याद रखिएगा हम लोग इनजेन्युइटी, ये सारा हमने मार्स के ऊपर जो मिशन किया था बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। थोड़ा सा याद रखिएगा इनजेन्युइटी बड़ा अच्छा सा पॉइंट था, तो मैंने इसलिए लिखा है, उसमें उन्होंने एक फैब्रिक भेजा है
जो उस फ्लाइट का था जो राइट ब्रदर्स, आपको पता ही होगा फर्स्ट पावर फ्लाइट जो थी अर्थ में, वो राइट ब्रदर्स लेके गए थे 1903 में। तो उसकी फैब्रिक का टुकड़ा भी भेजा उन्होंने, इंजेन्युटी जो हेलीकॉप्टर है उसमें। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था, इसलिए आपको बताया मैंने। उसके बाद एक बिजनेस पेज पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का था, वो भी हम ऑलरेडी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, क्या कंपनीज हैं, क्या कंस्ट्रक्शंस होती हैं इनके अंदर, और क्या उनका काम है फॉर एनपीएस एंड ऑल दैट। तो अगर आपको फिर भी मैं को यही कहूँगा, कल एक क्वेरी थी राठी जी, आपने कहा कि सर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया। देखिए राठी जी, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन आईएएस इज़ कि क्या नहीं पढ़ना है। देखिए मैं, आप मुझे प्रीलिम्स का देखिए मेरे पे रिलाई कर सकते हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हो कि हमने प्रीलिम्स मिस किया हो या मेंस में हमारे गंदे स्कोर आए हों। मतलब ऑन एवरेज स्कोर भी नहीं आता था, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स हम लेके आए हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो मैं हाईएस्ट ही कह सकता हूँ, क्योंकि और प्लीज़ देखिए, आप अब सोचेंगे कि उसकी डेट्स आपने ये नहीं बताया कि उस स्टेट में पहले लागू हुआ था, ये चीज़ें नहीं आती हैं। आप ये स्टेट के या कुछ नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं, ये इंडिया का सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। इसको समझिए ये क्या मांगता है। इन चीज़ों से अपने नोट्स को बल्कि मत कीजिए। मुझे पता है क्या कराना है, क्या नहीं कराना, आप मुझ पे रिलाय कर सकते हैं। दूसरा आपने पॉइंट कहा कि थोड़े से और पॉइंट्स इसमें ऐड करिए। देखिए मेंस में ना आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, और कितना ब्यूटीफुली आप रिप्रेजेंट करते हो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे आज आपके घर आता हूँ खाना खाने, आप मुझे एक प्लेट में 100 खीरे, 100 टमाटर, 100 प्याज दे दो, मैं नहीं खा पाऊँगा। और अगर आप मुझे ब्यूटीफुली एक प्लेट में 10 खीरे भी अगर लगा के दें, थोड़ा सा टमाटर लगा के दें, थोड़ा सा अनियन लगा के दें, तो इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल और मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा खाने से। ठीक है? तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक के और पॉइंट्स उठाए जाएँ कि और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो डेली टू डेली में ऐड होते रहते हैं। कल आपका एग्ज़ाम नहीं है, अभी आपका टाइम है, तो अगर आपने अभी 2 पॉइंट्स जोड़े, हो सकता है आगे भी 2 पॉइंट्स आप ऐड कर लें। तो इतना जल्दी डोंट हर हर मतलब रश मत कीजिए किसी चीज़ को, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। और एक आदमी ने पूछा है कि सर आपके लेक्चर्स के बाद हमने सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने क्या? सर मैं आपको ये कहूँगा, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, अच्छा होता है, एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में। वैसे पढ़िए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने नोट्स मैं दे रहा हूँ उतने ही इनफ हैं। नहीं पढ़ पाएँ वो अलग बात है, नहीं पढ़ना चाहें ना पढ़िए, जितने मैं नोट्स बना रहा हूँ वो तो ज़रूर करिए। और उसके अलावा एक इंटरेस्ट के तौर पे, जैसे 15 मिनट कभी सुबह पढ़ लिया, 15 मिनट दोपहर को पढ़ लिया, न्यूज़पेपर वैसे ही अपनी आदत डालिए, हैबिट बनाइए, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।